दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। जितना भी भूले भटके लोग थे, अगड़े पिछड़े लोग थे, सारे अपने घर को लौट भी चुके हैं। लेकिन एक महिला जो पूरे 40 दिनों तक गायब थी, उसके मिलने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी वो 12 मार्च को अपने घर आ जाती है। जब वो आती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उससे पूछते हैं, तुम कहाँ पर थी? वो कहती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ। लोग भोग विलास वाला जीवन छोड़ के मैं एक नया जीवन अपना चुकी हूँ। लेकिन जब उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक संतों वाला जीवन अपना चुकी है या कोई सन्यासी हो चुकी है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि कहीं से मौज करके आ रही है, कहीं से ऐश करके आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। लेकिन दोस्तों, वो कहाँ पर थी, क्या कर रही थी? एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक महिला जिसका नाम माया होता है। उसकी उम्र करीब 28 से 29 साल की होती है। उसके पति जिसका नाम राकेश होता है, जबकि बेटी 9 साल की थी, उसका नाम प्रिय होता है, उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति के 3-4 भाई थे, 2 नंदे थी, सास ससुर सब कुछ थे। तो वो 2 फरवरी के दिन अपने गांव के 500 लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो स्नान करती है। लेकिन स्नान के बाद जब ये लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वो अपनों से बिछड़ जाती है। उसके बाद इसके गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो खोया पाया केंद्र में नाम लिखवा कर और फिर उसके बाद कुछ देर बाद इंतजार करके वो लोग वापस लखनऊ चले जाते हैं। इसी बीच जब वो घर पे आते हैं तो उसका पति पूछता है कि माया कहाँ गई? तो वो लोग कहते हैं कि वो मेले में गुम हो गई है। तभी वो गुस्सा हो जाता है और इन लोगों के खिलाफ जाकर थाने में FIR दर्ज कर देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को लेकर गए और पता नहीं कहाँ पर गायब करके चले हैं। अब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो मेले में तो गुम हो ही जाते हैं लोग, समझदार है, चली आएगी, 28-29 साल की ही तो है, कहाँ चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी दिन बीत गया, माया का कहीं अता पता नहीं चला, वो वापस भी नहीं आई। इधर उसकी बेटी 9 साल की, वो रो रो कर परेशान हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। अब मामला जो है वो पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो राकेश था, माया का पति था, वो अपने पड़ोसियों से या जिनके साथ गई थी उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता, ससुराल वालों से भी लड़ाई झगड़ा करता रहता कि तुम ही लोगों ने उसके बीवी को गायब कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब वो कहाँ पर थी किसी को कोई पता नहीं। अचानक से 12 मार्च के दिन, यानी कि वो 2 फरवरी को गई थी, 12 मार्च के दिन करीब 40 दिन के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। जैसे वो आती है, शोर मच जाता है। दोस्तों, जिसके साथ वो गई थी वो भी राहत की सांस लेने लगते हैं कि चलो कम से कम आ तो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो गई कहाँ थी? उसका पति जो राकेश था उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी, कहाँ चली गई थी? तो वो वही कहानी बताती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, संत वाला जीवन अपना चुकी हूँ और मैं जो भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूँ। अब जो महिलाएं थी वो सुनती हैं कि ये सन्यासिन हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती है, जय जयकार करने लगती हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फटे हाल में गई थी, उसके बाद शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई थी तो पाँव में पायल था, हाथ में जो अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी, इसके अलावा स्मार्टफोन भी हाथ में था, एक अच्छा सा पर्स भी उसके हाथ में था। अब जैसे ही उसको देखती हैं, जो उसकी बेटी थी 9 साल की, वो गले लग जाती है, माँ के अपने गले लग के रोने लगती है, क्योंकि वो पिछले 40 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, सबसे ज़्यादा वही ही परेशान थी।
पति को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो नंबर 1 का पियक्कड़ था। वो भी पी पा के अपना कहीं पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा करता रहता था जिनके साथ वो गई थी। लेकिन अब वो उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। वो कहती है मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेने आई हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं एक बेटी का क्या काम, और तुम्हारा तो पता नहीं तुम क्या काम करती हो। तुम्हें देखने से तो लोग लग नहीं रहा है कि तुम कोई पुजारिन हो या सन्यासीन हो। ऐसे लग रहा है कि तुम पता नहीं कौन सा धंधा कर रही हो। तमाम तरह की उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। कहती है नहीं, मैं अपने बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों अब मामला पेचीदा हो चुका था, तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जो उसका पति राकेश था पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है तो वही कहानी बताती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और ये मेरी दुनिया है, ये भी मेरे साथ रहेगी। अब पुलिस वाले देखते हैं, पहचान लेते हैं कि माया जो वो झूठ बोल रही है। वो कहती है कि तुम जब समाज से कट चुकी हो तो तुम सन्यासी नहीं हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो, मोह माया से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम बेटी को ले जाकर क्या करोगी, बेटी से तुम्हारा क्या मतलब। और अगर बेटी को ले जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो। बेटी के ऊपर उसका भी हक है, तो तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो। लेकिन जब बेटी से पूछते हैं कि किसके साथ रहोगी, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ 9 साल की बच्ची को अपना फैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं तो ये समाज के साथ रहेगी, और तुम जो सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। उनके साथ जो हुआ, महिला पुलिस भी आई थी और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सारी कहानी बयां कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब वो इन लोगों के साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद ये लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे, घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे। और इसी सिलसिले में जो 4-6 महिलाएं थी वो कॉस्मेटिक के दुकान पर जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगती हैं। तो एक दुकानदार पर ये लोग जाती हैं जहां पर एक युवक जो है वो अपनी दुकान लगा रखा था, उसका नाम विशाल था, वो कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। ये सारे लोग मोल भाव करने लगते हैं, अपने अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। तो विशाल कहता है मैडम आगे बढ़ जाइए, आप लोग। जो माया थी उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो भी बेटी के लिए कुछ लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे हो। हाँ ठीक है। फिर वो दुकानदार कहता है ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए ले लो और आगे बढ़ो। तो कहती है किसी और को काम पर रख लो, और अकेले तुम नहीं कर पाओगे। जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो लोग जो विशाल था वो जाता है, माया जो कि पीछे चल रही थी उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी, 600 रुपये मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, और उसके बाद खाना पीना जो भी है वो सारी चीज़ें मैं दूंगा। माया के मन में यह बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था 1 नंबर का पियक्कड़ था, जो राकेश था वो किसी काम का नहीं था। जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती थी उसको भी ये खिलाती और पिलाती थी, और खुद एक दिन कमाने जाता था तो 2 दिन इसका इंतजाम हो जाता था। इसीलिए वो 2 दिन काम पर ही नहीं जाता था, तो इसलिए वो बहुत परेशान थी। पैसों की बड़ी किल्लत उसने देखी थी, और पिछले 10 सालों से जब से उसकी शादी हुई थी वो उससे परेशान ही थी। तो इसलिए वो सोचती है चलो ठीक है, अभी महाकुंभ का जो मेला है 20 से 25 दिन तक रहेगा,
कम से कम 10 से 15 हज़ार मैं कमा लूँगी। वो कहती है ठीक है। पीछे से वो खिसक लेती है, अपने लोगों को ये भी नहीं बताती कि भाई अब यहीं पर रहूँगी, काम करने जा रही हूँ। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं पीछे माया नहीं है, माया कहाँ है, कहाँ गई, सब ढूंढने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते एक आध बार उस दुकान पर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर काम करूंगी। हालांकि जो विशाल था उसने बोला अपने घर पर फ़ोन कर दो। वो कहती है हाँ फ़ोन मैं कर दूंगी। अब दोस्तों जो माया है वो यहाँ पर काम करने लगती है विशाल के दुकान पर। और जो उसके पड़ोसी थे या गांव वाले थे जिनके साथ वो आई थी, जब वो लोग गांव जाते हैं और उसका पति पूछता है कहाँ पर है, ये लोग बोलते हैं कि वो गुम हो गई है, तो वो उनको लपेटे में लेता है। लेकिन इधर ये अच्छे से काम करने लगती है, दिन भर वहाँ पर काम करती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहती है। और उसके बाद एक कमरा ले रखा था विशाल किराए पर, और वो वहाँ पर जाकर सो जाता था। माया थी वो महिलाओं के कैंप में चली जाती, तंबू में चली जाती थी। लेकिन जब 2-4 दिन बीता तो वो तंबू में रहती, कमरे में रहता। फिर खाने बनाने में दिक्कत होने लगी तो एक दिन विशाल बोला कि तुम भी मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है। वो बोली कि तुम मुझे ले ही नहीं जाते हो, मुझे वहाँ भेज देते हो, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहना। और अब दोनों साथ में रहने लगते हैं। अच्छे दिन से दिन भर काम करते, खूब बिक्री होती है। और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते हैं। और इस बीच में जब सामान कम पड़ता, ख़त्म हो जाता, तो वो दोनों मथुरा भी चले जाते और वहाँ से सामान लेकर चले आते। एक दिन दुकान बंद रहती, 2 लाख 2.5 लाख का सामान लाते और एक ही हफ्ते में बेच डालते। तो इस तरीके से ये दोनों मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छे से दुकान चलाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जो प्रिया थी, इधर पर परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फ़ोन नहीं किया, लेकिन अपने मायके में उसे फ़ोन कर दिया था अपनी माँ के पास कि मैं जो हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, हो सके तो चली जाना, प्रिया को देख लेना या उसको ले आना, वो परेशान होगी। उसकी माँ जाती है प्रिया को ले आने के लिए, लेकिन उसका पति जो है वो भेजता नहीं है। वो बोलता है कि पता नहीं तुम लोगों ने अपनी बेटी को बरगला दिया है, क्योंकि उन लोगों का झगड़ा चलता रहता था। तो वो कहता है कि कहीं तुम लोगों ने ही बरगला दिया, उसको कहीं पर भगा दिया, और अब इसको भी लेने आई हो तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसलिए वो उसको नहीं भेजता है और वो लोग प्रिया के बगैर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कुंभ समाप्त हो गया 25 या 26 फरवरी को, उसके बाद भी 3 से 4 दिन दुकान चली। जब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च लग गया, तो जब दुकानें समेटने का वक्त आया तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता बन जाता है, बहुत ही गहरा नाता बन जाता है। विशाल कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ ही रहती। तो माया कहती है कि अब तुम कहाँ मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद की उसने हिसाब करके उसको 10 से 15 हज़ार जो भी थे पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा भी पैसे दे दिए, एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी दे दिया। और यह हुआ कि अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब जो विशाल था वो चाहता था माया मेरे साथ चले, माया भी यही चाहती थी कि मैं इसके साथ चलूँ। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो विशाल के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पर चली जाती है। उसके घर वाले देखते हैं कि ये कौन है, कैसे आ गई है। तो वो कहता है मैंने शादी कर ली है। हालांकि जो विशाल था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वो लोग समझे ये अकेला ही है। पत्नी से उसका एक हिसाब से तिलाक हो चुका था। तो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूँ। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा। वो जो है बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो विशाल था वो अकेले ही रहता था, जो उसके सारे भाई थे सबका अपना अपना बिजनेस था। लेकिन अब उसका जो है वो स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया है, अच्छी बात है।
अब क्योंकि विशाल के परिवार वालों ने माया को पहली बार देखा था। इससे पहले जब वो सामान एक दो बार लेने आया था तो मार्केट में ही आता और मार्केट से ही चला जाता था। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। माया की माँ ने बता ही दिया था कि उसने जो है बेटी को नहीं भेजा हम लोगों को। वो कहती है कि ऐसा है कि मैं अपने बेटी के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो मेरी पत्नी हो तो बेटी को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा, चलो उसको साथ ले आते हैं। तो ये दोनों मथुरा से जाते हैं लखनऊ, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर माया के मायके चले जाते हैं। उसके साथ विशाल भी जाता है। माया के साथ जो मायके वाले देखते हैं तो वो तो उनको तो सही लग रहा, जो भी था उसने बता दिया कि मैं इसी के साथ रहती हूँ और इन्हीं से मैं शादी करूँगी। ससुराल वालों ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो जो राकेश था उससे दुखी थे, जो उनका दामाद था। जब से इन्होंने शादी किया था बस बेटी को ठोकरें ही मिली थी, तो इसलिए वो लोग उससे परेशान थे। वो लोग चाह ही रहे थे कि बेटी कहीं और घर बसा ले, लेकिन जो है वो कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर रहो और माया जाए अपनी बेटी को लेकर चली जाए। माया जाती है लेकिन सोचते हैं कि लाएगी कैसे, वो देगा कैसे। कहती है ठीक है, यही बात आते कि तुम बोल देना मैं सन्यासीन हो चुकी हूँ और आसानी से वो लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और वो लोग बेटी को देने नहीं जब पुलिस जो उसके बाद उसके मायके वालों को बुलाती है और विशाल को भी बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है कि ज़रा देखो कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की माँ को इस तरीके से रखेगा। और उसके बाद फिर विशाल से मिलते हैं तो विशाल भला आदमी लगता है, सबसे पूछती है। पुलिस तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ यह तो बहुत पीता है, मारता पीटता है, जरा भी कदर नहीं करता, यही कमा के इसको खिलाती है। शादी धोखे से हो गई, गलत जगह इसकी हो गई थी 10 साल इसने गुजार लिए हैं। अब अच्छा यही होगा कि यह जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो हैं राकेश से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही है, अब तुम क्या करोगे। वो बोलता है कि ये ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रह के आई है, तो मैं वैसे भी नहीं रखने वाला और मैं जो हूँ इसको रखूँगा ही नहीं। अब इसी पर सारी बात खत्म हो जाती है। बेटी कहती है मैं तो मम्मी के साथ ही रहूँगी। राकेश कहता है ठीक है, जहाँ तेरी माँ जाएगी वहीं तू जाएगी, मेरे पास क्यों रहेगी। तो इसलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। और फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से चले जाते हैं माया के मायके में, वहाँ रहते हैं और वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। तो दोस्तों महाकुंभ के मेले में ऐसे चमत्कार कहे या क्या कहे, आप ही कमेंट करके बताएं कि जो ये विशाल और माया ने किया वो सही था या गलत था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।